अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। पेपर में एक सवाल आता है कि जनाब डिफ़ाइन करें कि ट्रीटी क्या है अकॉर्डिंग टू वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969। ठीक है ना? तो पास्ट पेपर अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि डिफ़ाइन करें ट्रीटी क्या है अकॉर्डिंग टू वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। साथ में 4-5 चीज़ें और भी पूछी जाती हैं, जैसे एंट्री इनटू फोर्स क्या है, मॉडिफिकेशन क्या होती है ट्रीटी की, रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटी क्या होती है, ठीक है ना, रेटिफिकेशन क्या होती है। सही हो गया। सो एक्चुअल में जो सवाल होता है वो होता है ट्रीटी के मुतालिक, लेकिन साथ में वो रेफरेंस डाल देता है अकॉर्डिंग टू वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये हमसे वेना कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है। भाई वो वेना कन्वेंशन का जो कानून है ना ट्रीटीज वाला, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसी के अंदर ही लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रीटी की, उसी के अंदर उसकी रेटिफिकेशन का जिक्र है, उसी के अंदर उसकी रिजर्वेशन, उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी एंट्री इनटू फोर्स का जिक्र है। सो कहने का मतलब है अगर वो जिक्र नहीं भी करता है ना वेना कन्वेंशन का, सवाल के अंदर सिंपल ये पूछता है, जैसे दूसरा नंबर सवाल देखें पास्ट पेपर का कि भाई डिफाइन ट्रीटी एंड डिस्कस रेटिफिकेशन, एंट्री इनटू फोर्स, रिजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें वेना कन्वेंशन के अंदर ही लिखी हुई हैं। समझ गए आप? तो जनाब सबसे पहले इसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि जो वेना कन्वेंशन है ना दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो हमें बताता है, जिसने कोडिफाई किया है कि किस तरह दो मुल्क आपस में कोई ट्रीटी या माहिदा या एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसको किस तरह तब्दील कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ये जो वेना कन्वेंशन है 1969, ये अडॉप्ट किया गया था 23 मई को 1969 को, लेकिन ये जो इफेक्टिव हुआ था यानी इंटर इनटू फोर्स यानी लीगली जो जो इसकी बाइंडिंग स्टार्ट हुई थी वो 27 जनवरी 1980 को हुई थी। ठीक हो गया। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मुझे ये बताओ जो ये ट्रीटी क्या होती है, इंटरनेशनल लॉ में कौन सा इंटरनेशनल लॉ है जहाँ पे ट्रीटी का जिक्र है, तो भाईजान ये है वो कानून, वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। नाम से पता चलता है कि ये वो कानून है जिसमें ट्रीटीज के बारे में बताया गया है कि ये ट्रीटीज क्या होती हैं, किस तरह की जाती हैं, इनकी मॉडिफिकेशन क्या होती है और इनकी रिजर्वेशन क्या होती है। सही हो गया जी। तो उसके बाद आपने डिफाइन देना है, डेफिनेशन देना है। अब डेफिनेशन भी वेना कन्वेंशन के अंदर ही मौजूद है। वो ये कहता है कि भाई ट्रीटी एक रिटन एग्रीमेंट होता है, दो या दो से ज़्यादा मुल्क बीच में आपस में एक माहिदा होता है और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत होता है और इस माहिदे के तहत दोनों मुल्कों के ऊपर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होती हैं। यानी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आप पाबंद हो जाते हैं ना कि आपने कुछ काम करना है। तो ये भी इसी तरीके से है कि जब दो मुल्कों के बीच में ट्रीटी होती है तो दोनों दोनों मुल्क आपस में क्या करते हैं, एक मायदा करते हैं, एक 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 अपने ज़िम्मे कोई काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब में आज कुछ दिन पहले एक डिफेंस का माहिदा हुआ था, तो वो एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने कहा कि जी, सऊदी अरब ने कहा कि जी मैं आपको इतनी माली मदद करूंगा लेकिन बदले में आपने मुझे डिफेंड करना है, बदले में आपने मुझे जो मिलिट्री फोर्स है उसका वो आपने हमने देनी है जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। तो गिव एंड टेक होता है, तो आपके ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आयद हो जाते हैं। अब वेना कन्वेंशन के अंदर उसकी जो डेफिनेशन वो सिंपल यही लिखी हुई है और आर्टिकल है इसका 21 ए के अंदर लिखा हुआ है कि एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के बीच में होता है, रिटन फॉर्म में होता है और इंटरनेशनल लॉ के तहत होता है। या तो वो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है यानी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, 4-5 डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ये एग्रीमेंट होता है। ठीक हो गया। इसको मजीद हम फिर लिखेंगे कि भाई इस ट्रीटी के फीचर्स क्या होते हैं। भाई ट्रीटी यानी मायदा रिटन फॉर्म में होगा, दो दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के बीच में होगा और इंटरनेशनल लॉ के तहत गवर्न होगा, यानी हम उसको मैनेज करेंगे, लेके चलेंगे किस कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत। दूसरा ये है कि इस ट्रीटी का मकसद ये होता है कि दोनों मुल्कों के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आयद हो जाती है, यानी आपके ऊपर कानूनी तौर पर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि आपने ये काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर फिर दोनों फरीकैन की कंसेंट होनी चाहिए। अब यानी दोनों मुल्क अगर कंसेंट देंगे तभी ट्रीटी होगी। और दूसरा ये कि इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो वेरी करती है, बाज़ औक़ात एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर की जाती है, बाज़ औक़ात बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में ये माहिदा तय पाता है। अच्छा जी, अब ये जो ट्रीटी ये बायलैटरल भी होता है। बायलैटरल का मतलब है दो मुल्कों के बीच में होती है और मल्टीलैटरल का मतलब होता है 4-5-6 मुल्कों के बीच में भी एक ट्रीटी हो सकती है। अच्छा जी, बाकी इसके नाम जो है ना डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे कन्वेंशन है, कभी कहीं पे प्रोटोकॉल है, कभी कवेनेंट है, पैक्ट है, अकॉर्ड है, चार्टर है। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम्स यूज होते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, लेकिन सबका मकसद एक्चुअली एक ही माहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है। समझ गए आप? अच्छा जी, अब आएगी सबसे दूसरी बड़ी अहम चीज, पूछा जाता है कि ये एंट्री इनटू फोर्स क्या होता है।
अच्छा जी, यार ये जो वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल है ना 24, वो ये कहता है एंट्री इनटू फोर्स का मतलब है कि वो दिन या वो तारीख जिस तारीख को ये जो कोई भी ट्रीटी होती है ना वो लीगली बाइंडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि वो एक्टिव हो जाती है, वो जिंदा हो जाती है, वो आपके ऊपर फर्ज हो जाती है। यानी हम दोनों के बीच में या दो मुल्कों के बीच में एक माहिदा होता है, माहिदा तो हो गया, उसमें लिखा हुआ कि यार ये माहिदा हमारे ऊपर लीगली बाइंडिंग तब कब होगा, तो हम लिखेंगे जनाब ये जो है ना 4 अप्रैल को होगा। तो 4 अप्रैल वाले के दिन को हम क्या बोलेंगे, एंट्री इनटू फोर्स। ठीक है, या तो स्पेसिफिक डेट आप खुद माहदे में लिखते हैं, या बाज़ों का कंडीशन होती है कि यार ये हम दो मुल्कों के बीच में माहदा होता है और लिखा होता है कि यार इंशाल्लाह जो है ना 90 दिन के बाद ना ये एंट्री इनटू फोर्स होगी, यानी कि ये माहदा है 90 दिन के बाद बाइंडिंग हो जाएगा। तो जब जैसे 90 दिन पूरे होंगे तो जो भी तारीख होगी उस तारीख को ये क्या हो जाएगी, माहदा एंट्री इनटू फोर्स, यानी ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, लीगल बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले लीगल बाइंडिंग नहीं हो, उसके बाद जो है ना फिर अगर आप उस मायदे पे अमल नहीं करोगे ट्रीटी पे, तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा जी, अब इसका एक एग्जांपल देखें कि 1997 के अंदर क्लाइमेट के हवाले से जो है ना क्योटो के अंदर एक प्रोटोकॉल हुआ था, कानून साजी हुई थी जापान के अंदर। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जी 16 फरवरी 2005 के दिन वो एंट्री इनटू फोर्स यानी लीगली बाइंडिंग हो गई। हालांकि उसके अंदर उन्होंने कंडीशन लगाई थी, उस हालांकि हुआ कब था, 1997 के अंदर। उन्होंने कहा कि यार जब 55 कंट्रीज या 55 कंट्रीज इस माहदे को साइन करेंगे ना, तो देन ही वो एक्टिव हो जाएगा। और वो फिर 55 कंट्रीज जब जब 55 कंट्रीज ने जब साइन किया तो उस दिन तारीख कौन सी थी, यानी 16 फरवरी। हालांकि उससे पहले कभी दो ने किया भी, यानी ये करते आ रहे थे कर दो, यानी 16 फरवरी को 55 कंट्रीज ने जब साइन लिमिट पूरी होगी, इतने लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए, तो उसी दिन के बाद वो क्या हो गया, लीगली बाइंडिंग होगी, एंट्री इनटू फोर्स होगी। एक और एग्जांपल लें कि भाई 10 मुल्कों के बीच में एक ट्रेड ट्रीटी होती है और वो कहते हैं कि जी 1 जनवरी 2025 से यह एंट्री इनटू फोर्स है, यानी अब उस दिन के बाद ये जो माहिदा है दूसरे मुल्कों के ऊपर क्या हो जाएगा, जो इस माहिदे के अंदर है उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ है मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटी। मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब उससे पता चलता है, मॉडिफिकेशन का मतलब है उसके अंदर तब्दीली करना, उसको चेंज करना। तो जनाब जो वेना कन्वेंशन है ना उसका आर्टिकल है 39 से लेकर 41, वो हमें बताते हैं किस तरह आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोसीजर बताया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 39 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई किसी भी ट्रीटी को तब्दील करने का जो प्रोसीजर है ना वो इस ट्रीटी के अंदर मौजूद होता है। अगर उसके अंदर मौजूद है, यानी जो आपने माहिदा किया है उस माहिदे की तब्दीली का तरीक़ेकार भी उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उस तरीक़ेकार को आपने फॉलो करके उसको तब्दील करना है। उसमें अब तरीक़ेकार क्या हो सकता है, वोटिंग वाला हो सकता है या अप्रूव्ड बाय सर्टेन नंबर्स ऑफ पार्टीज, कोई भी मेथड हो सकता है। यानी किसी माहिदे को तब्दीली का तरीक़ेकार, एक कंडीशन तो ये है कि उसके अंदर लिखा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर नहीं लिखा तो फिर दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 40 के तहत कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज, यानी अगर 3 मुल्कों के बीच में ट्रीटी हुई है तो और उस ट्रीटी के अंदर तब्दीली या मॉडिफिकेशन का कोई तरीकेकार मौजूद नहीं है, तो वो 3 मुल्क का कंसेंट देंगे, इजाज़त देंगे और उसके बाद वो उसको तब्दील करेंगे अपनी इजाज़त से। लेकिन अगर प्रोसीजर उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने आपको आर्टिकल 39 के अंदर बताया है। अच्छा जी, उसके अंदर तीसरी चीज़ होती है पार्शियल मॉडिफिकेशन। बाज़ औक़ात पार्शियली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं अनटिल अनलेस दूसरे कंट्रीज़ को वो अफेक्ट नहीं करती। मिसाल के देखें कि 10 कंट्रीज़ के बीच में एक माहिदा हुआ, उसमें से 5 कंट्रीज़ कहते हैं कि यार हम इसको थोड़ा सा ना तब्दील करना चाहते हैं, इसके अंदर जो टैरिफ है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर ट्रीटी इस चीज़ की इजाज़त देती है तो आपने कर देना है। अब वो जो चेंजिंग होगी सिर्फ उन 5 मुल्कों के लिए होगी जो 5 मुल्क चाह रहे थे, ठीक है ना, सब मुल्कों के ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए तो इसको बोलते हैं पार्शियल मॉडिफिकेशन, यानी आधे, यानी थोड़ा सा आपने तब्दील करना है और वो तब्दीली सिर्फ कुछ मुल्कों के ऊपर आयद होगी जो उसकी ख्वाहिश कर रहे थे। यानी अगर एक मुल्क कह रहा था कि यार, या 5 मुल्क या 7 मुल्क मिल के कहते हैं कि यार इसमें ये थोड़ी सी चीज़ तब्दील करो, तो वो चीज़ जो माहदे के अंदर है सिर्फ उनके लिए तब्दील होगी, बाकियों के लिए सेम का सेम ही माहदा रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है रिजर्वेशन टू ट्रीटी। यार ये सबसे बड़ी दिलचस्प है और मेरी फेवरेट है। भाई इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक मुल्क है ना एक माहदे को फॉलो तो करता है लेकिन साथ में रिजर्वेशन शो करता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपना एक एतराज़ जमा कराता है कि यार ना मुझे ये सारा माहदा बहुत पसंद है, ये ट्रीटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी ये जो रूल है ना, इसका जो ये क्लॉज़ है ना, ये ज़रा मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा।
इसको बोलते हैं रिजर्वेशन। अब इसमें होता ये है कि ये मुल्क जो होता है ना, वो एक यूनिलेटरल स्टेटमेंट, यानी एक सिंपली अपनी तरफ से, सब मुल्क नहीं, सिर्फ वही जिसको उस पर एतराज़ है वो एक स्टेटमेंट जारी करेगा और वो कहेगा कि यार मैं वैसे तो इस माहदे को पूरा फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं अपने लिए थोड़ा मॉडिफाई करूंगा या इसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं। अब ये मेरी बात समझ गए कि अगर एक माहिदा हुआ है उसमें 10 चीज़ें लिखी हुई हैं, 10 में से आप जो है ना 9 पसंद करते हो, एक आपको एतराज़ है क्योंकि वो लगता है आपके इखलाक के ख़िलाफ़ है, आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, आपके आपके कल्चर के ख़िलाफ़ है, तो आप उसको फॉलो नहीं करते। तो फॉलो नहीं करते तो उसकी जगह आप एक स्टेटमेंट जारी करते हो जिसको बोलते हैं रिजर्वेशन टू ट्रीटी। अब इसके रूल्स हैं कि भाई रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, आप एतराज़ उठा सकते हैं उस चीज़ को जो आपने फॉलो नहीं करनी, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो ट्रीटी प्रोहिबिट करती है, यानी जो मायदा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई रिजर्वेशन अलो नहीं है, तो फिर आप एतराज़ नहीं उठा सकते, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कहती है कि सिर्फ जी स्पेसिफिक रिजर्वेशन है तो आप वो स्पेसिफिक की रिजर्वेशन शो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपकी रिजर्वेशन जो है ना उस ट्रीटी की असल जो रूह है, उसका जो मकसद है उस मायदे का, उस पूरे के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर तो भाईजान आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं जाएगी। यानी मिसाल है, एक मैंने मायदा है उसमें 10 पॉइंट्स हैं, मैंने उसमें से एक पॉइंट के ऊपर एतराज़ उठाया और वही जो पॉइंट है ना वो मुकम्मल उस जो मायदे की जो असल रूह है ना उसके ही खिलाफ है, जिस काम के लिए मायदा बना है उसके ही खिलाफ जा रहा है, तो भाईजान फिर क्या, सिर्फ आपने उस चीज़ के ऊपर एतराज़ उठाना है जो थोड़ी बहुत माइनर है, यानी उससे मायदे की रूह पे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी एक आधी चीज़ आप अपने हिसाब से उसको तब्दील कर सकते हैं अपने लिए। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें जी, एक ह्यूमन राइट ट्रीटी है या ह्यूमन राइट्स का एक माहिदा है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब डेथ पेनल्टी जो है ना वो प्रोहिबिट है, वो उसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन एक मुल्क है उसके यहाँ तो ना ये सज़ाए मौत की इजाज़त दी जाती है, वहाँ पे अलो है। तो अब वो मुल्क पता है क्या करेगा, एक रिटन स्टेटमेंट जारी करेगा। उसने कहा कि वी एक्सेप्ट दिस ट्रीटी, हम इस माहिदे को कबूल करते हैं, बट वी विल नॉट फॉलो दैट पार्ट दैट बैन्स द डेथ पेनल्टी, यानी हम सारे को फॉलो करेंगे लेकिन यार वो वाला जो हिस्सा है ना कि डेथ पेनल्टी पे पाबंदी, हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने मुल्क में सजाए मौत देंगे, ठीक है ना जी। तो ये होती है रिजर्वेशन। अच्छा, इसका और एग्जांपल देखें, एक कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसमें लिखा होगा आप मिसाल के तौर पर कि भाई मिनिमम एज जो है ना शादी की, मिसाल देते हैं उन्होंने 18 लिखी है, लेकिन एक मुल्क कहते हैं नहीं यार हमारे यहाँ तो ना ये मिनिमम जो एज है ना वो तो 16 कंसीडर की जाती है। तो वो क्या कहेंगे, वो अपनी एक रिटन स्टेटमेंट जारी करेंगे, यानी रिजर्वेशन शो करेंगे। वो कहेंगे वी एग्री टू ट्रीटी बट वी विल नॉट फॉलो दिस स्पेसिफिक रूल, यानी ये जो आपने शिक लगाई ना शादी वाली, भाई ये हमारे कल्चर में नहीं फॉलो किया। हमारे कल्चर में सिंपल ये है कि बच्चा जवान शादी कर दो, ये 18 से 18 नहीं होता। 18 क्या, बच्चे तो अब 13-14 साल के अंदर भी जवान हो रहे हैं, तो हम 18 साल। अब एक जो ये कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, अगर मिसाल है, मिसाल देता हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी 18-19 साल की उम्र में आप यानी कि जो है ना मिनिमम एज है 18 साल या 19 साल। लेकिन एक मुल्क है वो कहता है भाई मैं इसको नहीं फॉलो करता, मैं तो अपने मज़हब के हिसाब से चलूँगा। तो हमारे मज़हब में लिखा है जब कोई बंदा बालिग हो जाए तो शादी करवा दो, मिनिमम एज वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो वो हिस्सा वाला आप नहीं फॉलो करेंगे तो उसको आप रिजर्वेशन के नाम से शो करते हैं। ये बहुत होता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो कवानीन पाकिस्तान फॉलो करता है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी जो शिक्के हैं पाकिस्तान उसके ऊपर रिजर्वेशन देता है, फिर भी माहदे को, पूरे माहदे को फॉलो करते कुछ चीज़ें छोड़ देता है। मिसाल है, मैं आपको क्या बताऊं, अब जैसे इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर तो आपको पता है बाज़ औक़ात जो सेम जेंडर के बीच में जो शादी है वो एक ह्यूमन राइट है, लेकिन पाकिस्तान उसको रिजर्वेशन शो करता है, कहता नहीं भाईजान वैसे हमें सारे इंसानी हकूक मंजूर हैं, लेकिन ये वाला हमें ज़रा पसंद नहीं है, ये इस तरह का सिस्टम हमें अलो नहीं है, ना हमारे मज़हब के अंदर, ना ही इखलाकी तौर पर, ना ही कल्चर के तौर पर, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ भी पूछी जाती है, रेटिफिकेशन क्या होती है? भाई ये भी मज़ेदार चीज़ है। अब इसमें क्या, देखो देखो, जब हम एक माहदे के ऊपर साइन करते हैं तो वो सिंपल साइन होता है। अब रेटिफिकेशन का मकसद क्या होता है? रेटिफिकेशन का मकसद ये होता है, इसका मतलब ये है कि भाईजान कि फॉर्मली आप उसको अप्रूव भी करते हैं, साइन भी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं अपने मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है रेडलैंड, उसने कहा है कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि जी आप अपने अपने मुल्क के अंदर दरख्त उगाएंगे ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसका हम मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उसने रजामंदी जारी कर दी और उन्होंने साइन भी कर दिया माहदे के ऊपर, लेकिन अब ये सिर्फ साइन है, ये रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन क्या होगी कि रेड लेट क्या करेगी, उस ट्रीटी को लेके जाएगी अपनी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसके ऊपर एक कानून बनाएगा, कानून बना के आप यही जो माहदा इंटरनेशनल जो आप साइन करके आप इसको अपने मुल्क
मुल्क में अपने कवानीन का हिस्सा बनाओगे और उसके ऊपर आप अपने आप को पाबंद करोगे। जब आप पाबंद करोगे उसको अपने मुल्क में कवानीन बना के, तो देन हम कहेंगे जी भाई ये रेटिफिकेशन हो चुकी है, मैंने रेटिफाई किया। अब जैसे अमेरिका है ना, उसने बहुत सारे कुछ इस तरह के इंटरनेशनल कवानीन उनको उस पर सिर्फ दस्तखत किए, उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ, यानी वो सिर्फ दस्तखत किए कि हाँ जी ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने मुल्क में उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं की। जब आप किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन भी करते हैं, प्लस में वही ट्रीटी जो लिखी हुई है ना, उसके तहत आप अपने मुल्क में कानून साजी करते हैं, अपने मुल्क में कानून करते हैं और उसको अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपने लोकल कवानीन के तहत, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। समझ गए ना? सो दोस्तों, ये थी वीडियो आपकी। तो जनाब, सुबह आपका पेपर है, गुड लक यार, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें भाई। ये बस जल्दी में बनाया मैंने सिर्फ इसीलिए कि बच्चे कह रहे थे। सो जी, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।